हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ अल्फ़ा डिके। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं दैट विल डिसाइड कि जो न्यूक्लियस है आपका पेरेंट न्यूक्लियस है, जो बिग न्यूक्लियस है, और नंबर ऑफ न्यूक्लियस ज़्यादा होने की वजह से वो आपका अनस्टेबल हो गया है। अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी में जाने के लिए वो क्या करेगा, वो डिके कर जाएगा, वो टूट जाएगा। दो पार्टिकल्स के अंदर एक पार्टिकल का साइज़ डॉटर न्यूक्लियस उसका बड़ा होगा, एक पार्टिकल जो छोटा है आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल उसका साइज़ छोटा होगा। इसलिए इसको हम अल्फ़ा एमिशन कह रहे हैं, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन नहीं कह रहे। फिजन रिएक्शन के अंदर जब भी पेरेंट न्यूक्लियाई दो न्यूक्लियस के अंदर टूटेगा तो वहाँ पर जो साइज़ है आपकी दो डॉटर न्यूक्लियस का वो लगभग आपका बराबर सा होगा। तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, उसको फिजन कहा जाएगा। तो एमिशन के अंदर पेरेंट न्यूक्लियाई विल decay under or emit a big particle and a small particle, तो that is your alpha emission। और जो आपका अल्फ़ा पार्टिकल है वो और कुछ नहीं है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 न्यूक्लियॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स। तो अगर आप हीलियम का न्यूक्लियस देखें तो हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर यही होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है। तो आप देखिएगा अल्फ़ा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन हैं, एक प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज आप जानते हैं, तो आपके पास न्यूट्रॉन के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, तो +2 ई टाइम्स जो आपके पास है वो आपका अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स हैं नहीं तो ये एक न्यूट्रल पार्टिकल नहीं है, तो 2 प्रोटॉन्स की वजह से पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। मास कितना रहेगा 4 AMU, बिकॉज 4 न्यूक्लियॉन्स हैं और एक न्यूक्लियॉन पर अप्रॉक्सीमेट एक जो आपके पास प्रोटॉन है उस पर 1 AMU के अप्रॉक्सीमेट हम मास कंसिडर कर लेते हैं। एंड 1 AMU कितने kg होता है आप जानते हैं इस चीज़ को। अब देखिएगा दो फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि जो आपका जो बड़े वाला न्यूक्लियस था, जो पेरेंट न्यूक्लियस था, क्या वो अल्फ़ा एमिशन के अंदर जाएगा, अल्फ़ा डिके दिखाएगा, अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करेगा या नहीं करेगा। कौन से दो फैक्टर्स हैं, एक तो है आपके पास एनर्जी, एनर्जी भी देखेंगे हम ये किस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। दूसरा आपके पास है हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम को भी हम पूरा डिटेल के अंदर यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एक फैमिलियर सा ग्राफ है आपके लिए, ये ग्राफ ऑलरेडी हम पहले भी देख चुके हैं स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के लिए कि न्यूट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन्स के नंबर इक्वल नहीं होता इवन देन द न्यूक्लियस इज स्टेबल, क्योंकि कूलम रिपल्शन हो जाता है अगर प्रोटॉन्स का नंबर ज़्यादा है। तो प्रोटॉन्स का नंबर ज़्यादा ना हो जाए तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा ले लेते हैं या हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर। इसलिए न्यूट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा हो तो न्यूक्लियस स्टेबल हो जाता है, लेकिन अगर प्रोटॉन्स का नंबर ज़्यादा है तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव कूलम रिपल्शन की वजह से वो न्यूक्लियस आपका अनस्टेबल हो जाता है। तो इस ग्राफ से आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं, लेकिन एक बार देखिए फिर हम देख लेते हैं। आज का टॉपिक के अंदर भी ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ पर हमने जेड एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग क्या ले लिया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ले लिए हैं, और ये आपके पास वाई एक्सिस है, इसके अलोंग हमने क्या ले लिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ले लिए। अब ये अप्रॉक्सीमेट ये जो आपके पास एंगल है ये एंगल 45 डिग्री का है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, n इज इक्वल टू जेड के ऐसे न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करेगी ये लाइन, जिन न्यूक्लियस के लिए, जिन न्यूक्लियाई के लिए या जिन एटम्स के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में ये जो डॉट्स हैं ये आपके न्यूक्लियस पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स पॉसिबल हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे, न्यूक्लियस जो स्टेबल हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट्स। तो स्टार्टिंग में देखिएगा कि ये जो डॉट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, दे आर लाइंग ऑन दिस लाइन। तो अगर इस लाइन के ऊपर ये लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये वो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं या वो न्यूक्लियस हैं जो स्टेबल हैं, जो पीरियोडिक टेबल में आपको मिलेंगे, जिनके लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन से स्टार्ट कीजिएगा, वहाँ पर अप्रोक्सीमेट यही होता है। आपके पास C6 12 है, N7 14 है, तो सबके केस में देखिएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अप्रॉक्सीमेट इक्वल हैं। तो इस वजह से ये यहाँ पर हमने इनको डॉट्स को इसी लाइन के ऊपर दिखाया है। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर ये जो आपका लाइन है n इज़ इक्वल टू जेड की, और जो असलियत में रियलिटी में न्यूक्लियस स्टेबल हैं वो इससे फार फार अवे हैं। और कहाँ फार फार अवे हैं, दे आर जस्ट
मूविंग अलोंग द वाई एक्सिस, मूव एक्स एक्स वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं, ना कि वो एक्स एक्सिस की तरफ ही आपका पार्टिकल्स झुक गए हैं। इट मीन्स कि यहाँ जो इनकी यहाँ पर बात कर रहे हैं इन एटम्स की, इस न्यूक्लियस की, इसका मतलब न्यूट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा है, क्योंकि आप ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, इस लाइन से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो न्यूट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा है और यहाँ पर प्रोटॉन्स का नंबर क्या हो गया है, आपका कम हो गया। देखिए अगर इक्वल होता न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर तो आपका एलिमेंट इस पॉइंट पर लाई करता। तो अगर आपका एलिमेंट इस पॉइंट पे नहीं है तो इसके लिए देखिएगा यहाँ पर आती है आपकी z की वैल्यू, ये आपकी यहाँ पर z की वैल्यू आ जाती, इसके कोरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर डाल देते आप एक्स एक्सिस के ऊपर, तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ z और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन प्रोटॉन का नंबर तो देखिए इस एरो पर भी सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या कर गया, वेरी कर गया। तो अगर मैं यहाँ पे आपके लिए एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँ तो देखिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूट्रॉन्स का नंबर, होना ये चाहिए था। यहाँ पर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर इक्वल है, लेकिन न्यूक्लियाई ये वाला स्टेबल है, तो इस न्यूक्लियाई के लिए z का नंबर तो वही रहा, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या कर गया है, आपका इंक्रीज़ कर गया है। तो इस तरह से आप पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको n वर्सेस z ग्राफ से दिखा सकते हैं। एक पर्टिकुलर रीज़न के बाद इस ग्राफ में हमने डॉट्स दिखाना बंद कर दिया। हमने डॉट्स देखी यहाँ तक बनाई हैं, हमने इसके बाद जो है इस रीजन में कहीं डॉट्स नहीं शो की। इट मीन्स यहाँ पर जो है एटम है वो यहाँ पर आपका लाइन नहीं करेगा, स्टेबल न्यूक्लियस यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो कंसीडर कीजिए कि ये होगा कितना, क्या नंबर होगा यहाँ पर प्रोटॉन्स का, क्या नंबर होगा न्यूट्रॉन्स का। तो अप्रोक्सीमेट जो न्यूट्रॉन्स का नंबर है वो 210, यानी कि एक ऐसा एटम जिसमें न्यूट्रॉन्स का नंबर 210 हो या 210 हो, और जो आपका प्रोटॉन्स का नंबर है अप्रॉक्सीमेट 82, 83, 85 हो, तो इस तरह के जो न्यूक्लियस हैं वो स्टेबल नहीं होते, और अगर बाई चांस बन भी गए तो वो अनस्टेबल होंगे, उनका हाफ लाइफ टाइम कम होगा, एंड दे आर गोइंग टू बी डीके। वो अल्फ़ा डीके दिखा देंगे, अल्फ़ा एमिशन दिखा देंगे, या फिर वो बीटा डीके, या फिर वो गामा डीके, या फिर वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर फ्यूज़न या फ्यूज़न आपका एलिमेंट चला जाएगा। तो ये पॉइंट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका अप्रॉक्सीमेट न्यूट्रॉन्स का नंबर 210 और प्रोटॉन्स का नंबर जो है आपके पास 82, इस पर आपका स्टेबल न्यूक्लियाई पॉसिबल नहीं है। और स्टेबल न्यूक्लियाई अगर पॉसिबल नहीं है तो वो आपका न्यूक्लियाई क्या करेगा, एमिशन के अंदर चला जाएगा, दैट विल शो एमिशन। अब इसी को हम दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। हमें पता है अगर ये वाला न्यूक्लियस पॉसिबल नहीं है तो इट मीन्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है तो प्रोटॉन को प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाली जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, जो बाइंडिंग एनर्जी है वो नहीं है। अगर वो नहीं है तो आपके जो न्यूक्लियंस है दे आर फ्री और दे आर अंडर गोइंग द डीके, वो अंडर डीके चले जाएंगे। तो दीज आर द टर्म्स, डिफरेंट टर्म्स। ये आपके पास वॉल्यूम टर्म थी, ये आपकी सरफेस टर्म थी, ये याद कीजिएगा आपकी कूलम टर्म थी, ये आपके पास ये वो टर्म है जो रिप्रेजेंट कर रही है कि न्यूट्रॉन्स का नंबर अगर प्रोटॉन्स के नंबर से ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी या न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी, ये वाला फैक्टर भी डिसाइड करता है। उसके बाद आपके पास पेयरिंग टर्म थी कि इवन इवन है, आपके पास न्यूट्रॉन्स का नंबर भी इवन है, प्रोटॉन्स का नंबर भी इवन है, या फिर एक का नंबर ओड है दूसरे का इवन है, तो ओड ए का रूल भी था, ओड ओड का रूल भी था कि आपके पास दोनों का, न्यूट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स का, दोनों का नंबर ओड ओड है। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। अब देखिएगा जो हम डीके पढ़ रहे हैं उससे कैसे रिलेट करेंगे इन सारी चीज़ों को। अब यहाँ आ जाइएगा, ये आपके पास आपका पेरेंट न्यूक्लियाई है, उसको हमने एक्सेस से कंसीडर कर लिया है, और इसका जो एटॉमिक मास नंबर है वो ए है और जो एटॉमिक नंबर है वो जेड है, यानी कि प्रोटॉन्स का नंबर तो आपके पास जेड हो गया और न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स का नंबर आपके पास ए हो गया। हमें इस न्यूक्लियस में से एक अल्फा पार्टिकल निकालना है, यानी कि 2 प्रोटॉन निकालने हैं, 2 न्यूट्रॉन, तो जेड का नंबर 2 से कम हो जाएगा और ए आपका 4 से कम हो जाएगा, तो न्यूक्लियंस आपके 4 कम हो जाएंगे, प्रोटॉन्स आपके 2 कम हो जाएंगे। तो जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसमें आप Z-2 प्रोटॉन्स दिखा देंगे, एटॉमिक नंबर दिखा देंगे, और जो एटॉमिक मास नंबर है वो आपका हो जाएगा A-4, क्योंकि 4 न्यूक्लियंस हमने निकाले हैं। एंड दैट इज़ योर अल्फा पार्टिकल, जिसको आप हीलियम न्यूक्लियस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 2 प्रोटॉन्स के साथ
और कहिए 4 न्यूक्लियॉन्स के साथ, यानी कि 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन के साथ। हर रिएक्शन के अंदर एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है या एमिट होती है। अब अगर यहाँ पर हम इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालें तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होनी चाहिए, तभी तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के चक्कर में वाई के अंदर चेंज हो जाएगा। तो डॉटर न्यूक्लियाई दैट शुड बी मोर स्टेबल should have more binding energy as compared to the binding energy of X. The combination of binding energy of Y and अल्फ़ा पार्टिकल, इन दोनों की जब हम बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, हमें पता है हीलियम के लिए Z की वैल्यू 2 रख देंगे, जहाँ पर भी Z नज़र आ रहा है 2 रख दीजिएगा। जो आपके पास ए है की वैल्यू है हीलियम के लिए वो आपके पास 4 हो जाएगी। तो इस 4 फॉर्मूले में ए की जगह 4 रखिएगा, Z की जगह क्या रख दीजिएगा 2 रख दीजिएगा, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम आ जाएगा। सिमिलरली डॉटर न्यूक्लियाई जो है उसमें आप Z की जगह Z-2 रखिएगा और ए की जगह A-4 रख दीजिएगा, तो बाइंडिंग एनर्जी आपकी वाई की भी आ जाएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी वाई की प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल वो ज़्यादा होगी, तभी तो आपका ये न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ है। अदरवाइज अगर एक्स स्टेबल होता, एक्स की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती, तो पेरेंट न्यूक्लियाई इज़ नॉट नो लॉन्गर गोइंग टू बी चेंज और कन्वर्ट इनटू डॉटर न्यूक्लियाई। तो इट मीन्स पेरेंट न्यूक्लियाई वॉज अनस्टेबल। पेरेंट न्यूक्लियाई अनस्टेबल क्यों था? क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम थी। तो एक्स की बाइंडिंग एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू द सम ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई एंड अल्फ़ा पार्टिकल। और ये जो बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस आया है इन बिटवीन दीज टू प्रोडक्ट्स दैट इज़ डॉटर न्यूक्लियाई एंड अल्फ़ा पार्टिकल, इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी माइनस पेरेंट की बाइंडिंग एनर्जी वो किसकी इक्वल आएगी? आपकी क्यू की, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आएगी। अगर ये पॉजिटिव आ रही है तभी आपके एमिशंस होंगे, अल्फ़ा डिके होगा। अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब आपका एक्स ऑलरेडी स्टेबल था और आपने एक्स को क्यू दिया, तब जाके वो अनस्टेबल होके वाई और अल्फ़ा पार्टिकल एमिट कर रहा है। तो अपने आप जो है यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा अगर एक्स की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है। तो ये जो टर्म है आपकी एक्स इज़ ग्रेटर देन, इट इज़ शोइंग दैट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इज़ लार्ज। इट मीन्स वाई एंड अल्फ़ा की स्टेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ योर पेरेंट न्यूक्लियाई। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एंड इस रिएक्शन को, न्यूक्लियर रिएक्शन को आप ऐसे लिख भी सकते हैं, दिस इज़ योर रिएक्टेंट साइट, पेरेंट न्यूक्लियाई है, अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी गेन करने के चक्कर में वो वाई और जो आपका हीलियम पार्टिकल है उसके अंदर डिके कर गया है विद एमिशन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ दिस इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव, अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ही एमिशन पॉसिबल है। अगर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि इसको आप यहाँ पर ले आए लेफ्ट हैंड साइड, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। इट मीन्स एक्स को आपने ये एनर्जी दी है तब जाके एक्स का अनस्टेबल हुआ है। तो आप अनस्टेबल वो अपने न्यूक्लियॉन्स की वजह से था एक्स पार्टिकल, या बाहर से आपने एनर्जी दी उसकी वजह से अनस्टेबल है। तो इस वजह से भी आपके डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस हो सकते हैं। तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर आप स्टडी करेंगे। दूसरी तरीके से इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो रेस्ट मास एनर्जी है, यानी कि m0c², m0 किसको रिप्रेजेंट करता है? रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल को। तो x आपका सोच लीजिएगा रेस्ट में है, v इज इक्वल टू 0 है, तो x की रेस्ट मास एनर्जी को आप m एक्सिस से रिप्रेजेंट कर दीजिए और c² से मल्टीप्लाई कर देंगे इस मास को, तो ये रेस्ट मास एनर्जी हो जाएगी। तो इट मीन्स x हैवियर था, इसकी रेस्ट मास एनर्जी ज़्यादा थी। एनर्जी ज़्यादा हो पार्टिकल की तब भी वो अनस्टेबल होता है। आपका वो पार्टिकल स्टेबल होते हैं जिसकी एनर्जी कम हो, रेस्ट मास एनर्जी कम हो। तो होगा क्या, ये पार्टिकल आप दूसरी तरह से भी बता सकते हैं कि क्यों अनस्टेबल हो गया। अगर आप बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में ना बताना चाहें तो इसको रेस्ट मास एनर्जी की फॉर्म में बता दीजिए। रेस्ट मास एनर्जी से ही तो मास डिफेक्ट निकाल के हमने बाइंडिंग एनर्जी निकाली थी। तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे कि जो रेस्ट मास है आपके पास, रेस्ट मास एनर्जी एक्स की वो ज़्यादा है और ज़्यादा थी, इसी वजह से अनस्टेबल था और स्टेबिलिटी गेन करने के चक्कर में वो वाई पार्टिकल डॉटर न्यूक्लियाई और हीलियम पार्टिकल के साथ कुछ एनर्जी एमिट कर गया है।
अब सोचिएगा जितनी ज़्यादा एनर्जी आप एमिट करेंगे उतना ही तो वाई ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो एक्स में से जितनी ज़्यादा एनर्जी निकाल सकते हैं निकाल लीजिए। तो निकल जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी, तो पार्टिकल इज़ गोइंग और द न्यूक्लियस इज़ गोइंग टू बी स्टेबल। तो क्यू जो है वो यहाँ पर मैटर करता है। जब बाइंडिंग एनर्जी से और या फिर रेस्ट मास फॉर्मूले से हमने क्यू की वैल्यू निकाली तो हम बताएंगे कि क्यू की वैल्यू कितनी आई थी। तो डिफरेंट z की वैल्यूज़ डिफरेंट a की वैल्यू पीरियोडिक टेबल से अलग अलग एलिमेंट्स के लिए पुट करते जाइए। पुट करते जाएंगे तो आपको क्यू की वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है वही क्यों निकला, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी लेके निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो पार्टिकल है अल्फ़ा पार्टिकल, उसकी बाइंडिंग एनर्जी है 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पर न्यूक्लियन कितनी हो गई? 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपने इसमें से एक्स में से कितनी निकलवा दी? यहाँ पे 28 निकलवा दी। और ये आपके जितने भी एमिशन है सबसे ज़्यादा एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी किसकी होती है? अल्फ़ा पार्टिकल की। तो एक्स में से ज़्यादा निकलवाएंगे तो आपका स्टेबिलिटी को गेन कर जाएगा एक्स। तो इसी वजह से यहाँ पर अल्फ़ा डीके होता है, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है। तो एक्स में से जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी का पार्टिकल निकलवाएंगे तो दैट न्यूक्लियर रिएक्शन गोइंग टू बी टेक प्लेस। तो स्टेबिलिटी गेन करने के चक्कर में एक जो आपका अनस्टेबल न्यूक्लियस है जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है वो ऐसे पार्टिकल्स निकालेगा जिनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलेगी यहाँ पे। तो ये ध्यान में रखिएगा कि 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूरा जो आपका अल्फ़ा पार्टिकल 4 न्यूक्लियंस की है, और पर न्यूक्लियन करेंगे तो 7 आपके पास आ जाएगी। तो कॉम्बिनेशन 2 प्रोटॉन्स का है 2 न्यूट्रॉन्स का है, तो टोटल आपके पास कितने पार्टिकल हो गए? आपके 4 पार्टिकल हो गए हैं। अब इस एनर्जी को जो हम कह रहे हैं कि x इज़ कन्वर्टिंग इनटू y एंड विद द हेल्प ऑफ एमिटिंग एंड स्मॉल पार्टिकल अल्फ़ा पार्टिकल एंड एमिटिंग एनर्जी, तो वो जो एनर्जी है वो यहाँ से निकलेगी आपकी। रेस्ट मास एनर्जी x की ज़्यादा थी, इसी वजह से वो अनस्टेबल था। उसमें से y की रेस्ट मास एनर्जी घटा दीजिए, आप अल्फ़ा पार्टिकल की रेस्ट मास एनर्जी माइनस कर दीजिए, आपके पास जो डिफरेंस आएगा दैट इज़ क्यू, वो क्यू आएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते रेस्ट मास एनर्जी से तो आप बाइंडिंग एनर्जी यूज़ कीजिएगा। हमें पता है ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू एक्स। तो हम क्या करेंगे? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई और माइनस क्या कर देंगे? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स न्यूक्लियाई। तो जो भी डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जीज में आएगा अगेन दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग क्यू। तो क्यू को निकालने के आपके पास 2 तरीके हैं, रेस्ट मास से निकालिए, मास डिफेक्ट से निकालिए, डायरेक्ट बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूले में। ये था आपके पास पूरा बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा हीलियम के लिए, वाई के लिए और एक्स के लिए। डिफरेंट पार्ट जो आपके पास पार्टिकल्स हैं ये तीनों के लिए जेड की वैल्यू अलग अलग आएंगी, ए की वैल्यू अलग अलग आएंगी। सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू कांस्टेंट है ही, तो आप निकाल लेंगे बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी जैसे आपकी यहाँ से निकल जाए वाई के लिए तो वाई की पुट कर दीजिएगा, हीलियम पार्टिकल के लिए निकलाएँ तो हीलियम की पुट कीजिएगा, एक्स के लिए निकाल लिया आपने एक्स की पुट कीजिएगा, जो डिफरेंस आया वो क्यू हो जाएगा। क्यू जो है वो यहाँ पर 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जितने भी आपके पीरियोडिक एलिमेंट्स हैं ना जो अल्फ़ा डिके शो करते हैं, तो उनके अंदर आपका 4 से लेकर 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर अप्रॉक्सीमेट 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक क्यू की वैल्यू रहती है। तो ये ध्यान में रखिएगा अल्फ़ा डिके जब भी होगा तो एनर्जी जो निकलेगी साथ में वो एनर्जी वो एनर्जी 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की होगी। और ये भी ध्यान में रखिएगा अगर ये आपके पास ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आता है तभी अल्फ़ा डीके होगा। अगर ये आपका ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आ गया, बाइंडिंग एनर्जी एक्स की ज़्यादा हो गई, इट मीन्स दैट इज स्टेबल, तो वो क्यों डिसइंटीग्रेट करेगा इन 2 पार्टिकल्स के अंदर? तो नेगेटिव अगर आ गया क्यू तो अल्फ़ा डीके नहीं होगा। तो क्यू विल डिसाइड वेदर द अल्फ़ा डीके इज़ गोइंग टू टेक प्लेस और नॉट। कैसे? अगर क्यू पॉजिटिव है तो अल्फ़ा डीके होगा, अगर नेगेटिव है तो अल्फ़ा डीके नहीं होगा। अब हम ये देखेंगे जो क्यू एनर्जी निकली है अल्फ़ा डीके के अंदर ये गई कहाँ।
क्या ये हीट एनर्जी की फॉर्म में गई है, या जो दो पार्टिकल्स हमने निकाले हैं कौन कौन से, एक तो वाई पार्टिकल निकला है आपका, एक अल्फ़ा पार्टिकल, क्या उनको मोमेंटम दे रही है वो, या उनके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। अगर वो क्यू एनर्जी अल्फ़ा पार्टिकल और वाई पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी दे भी रही है तो किसको कम दे रही है, क्या 50-50% चली गई है। तो नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं काइनेमेटिक्स ऑफ अल्फ़ा डिके, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल कितनी है यहाँ पर। तो ये देखिए, ये था आपका एक्स पार्टिकल और हमने कहा था रेस्ट में रखिएगा इसको, तो ये आपका रेस्ट में है, पेरेंट न्यूक्लियाई इसको आप कह देते हैं। इसमें ये अनस्टेबल था और स्टेबिलिटी गेन करने के चक्कर में ये इसने वाई पार्टिकल और अल्फ़ा पार्टिकल के अंदर ये टूट गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। वाई पार्टिकल रेस्ट में नहीं रह सकता, अल्फ़ा पार्टिकल रेस्ट में नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पर क्या करवाना है, ओबे करवाना है। अब सोच लीजिएगा, अगर ये पार्टिकल आपका रेस्ट में है तो अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी चल के बाहर निकलेगा, तो कुछ ना कुछ तो मोशन होगी। आपका वाई भी निकल रहा है तो कुछ ना कुछ तो मोशन होगी। तो अब हमने ये कंसिडर कर लिया कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है उसका मास है एम अल्फ़ा, और जो इसका मोमेंटम है, मोमेंटम आप जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी, तो मास इनटू वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन दैट इज़ मोशन इन द अल्फ़ा पार्टिकल या मोमेंटम इन द अल्फ़ा पार्टिकल कितना है, पी अल्फ़ा। तो यहाँ पर भी देख लीजिएगा, इसको भी हमने नाम दे दिया कि जो वाई पार्टिकल है डॉटर न्यूक्लियाई है, तो इसको हम एम डी और पी डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एम डी रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई और पी डी रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंटम ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई। तो ये हमने सारी कंसिडरेशन जो मानी है और यही हमने यहाँ पर लिख के बता दिया आपको कि मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई एंड मोमेंटम ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। तो आपको कौन सा ला यहाँ पर ओबे करवाना है, आपको ओबे करवाना है कि जो आपका लीनियर मोमेंटम है, बाहर से देखिए कोई फोर्स नहीं लगाई हमने, एक्स को बाहर से कोई पुश या पुल नहीं दिया, तो आपका जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। याद कीजिएगा एफ इज़ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, और वो एफ क्या हुआ करता है, एक्सटर्नल फोर्स। तो एफ इन आवर केस एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन्स डी पी अपॉन डी टी इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो। डी पी अपॉन डी टी इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो मीन्स पी इज़ नॉट चेंजिंग विद टी, पी इज़ नॉट चेंजिंग विद टी, पी रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर पी कांस्टेंट है तो हमने मान लिया कि हमारा जो डॉटर न्यूक्लियस निकल रहा है और जो अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहा है उनका मोमेंटम क्या होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट होगा, दे आर गोइंग टू कैंसिल ईच अदर। क्यों कैंसिल करवा रहे हैं, क्योंकि हमें टोटल मोमेंटम क्या चाहिए, हमारा ज़ीरो चाहिए। आपका एक्स पार्टिकल था, इसका मोमेंटम कितना था, ज़ीरो, क्योंकि रेस्ट में था, तो एम इंटू ज़ीरो आपके पास ज़ीरो हो गया। तो टोटल मोमेंटम यहाँ पर क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो डॉटर न्यूक्लियस का मोमेंटम दैट शुड बी इक्वल टू द अल्फ़ा पार्टिकल मोमेंटम इन मैग्नीट्यूड, नॉट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन में नहीं कह रहे हम, अगर डायरेक्शन में भी सेम बता दिया तो दोनों जुड़कर नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो जाएंगे। तो पी डी इज़ इक्वल एंड अपोजिट टू पी अल्फ़ा, बट इन मैग्नीट्यूड पी डी इज़ इक्वल टू पी अल्फ़ा। तो देखिए बाहर हमने जब अल्फ़ा पार्टिकल और डॉटर न्यूक्लियाई निकाले हैं, दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम है, तभी तो टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो पी डी के ऊपर एरो प्लस पी अल्फ़ा के ऊपर एरो लगाकर आप टोटल करेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो। तो यहाँ देखिएगा पी डी इज़ इक्वल टू पी अल्फ़ा is equal to p, it means the momentum of the daughter nuclei, momentum of the alpha particle, that should be equal to p। हमने यहाँ पर जनरलाइज करवा दिया इसको। अब टोटल एनर्जी जो क्यू की बात हम पहले कर रहे थे, एक्स इज़ गोइंग टू बी डिसोशिएट इनटू वाई एंड अल्फा पार्टिकल विद सम एनर्जी। ये एनर्जी अल्फा पार्टिकल की एनर्जी और डॉटर न्यूक्लियाई की एनर्जी है। अल्फा पार्टिकल इज़ नॉट इन रेस्ट आफ्टर एमिटिंग फ्रॉम द पेरेंट न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई इज ऑल्सो नॉट इन रेस्ट, उसकी भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। ये काइनेटिक एनर्जी किसने दी, ये काइनेटिक एनर्जी अल्फ़ा पार्टिकल ने और डॉटर न्यूक्लियाई ने दी। तो जो क्यू है वो आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड देर इज़ अ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम।
याद कीजिएगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम इस तरह से दिया करते, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाई 2m। रखिएगा p की जगह m इंटू वी, तो m स्क्वेयर वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2m, वही आ गया आपका हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल को कैसे लिख देंगे, यही फॉर्मूला यूज़ कीजिए। यहाँ पर रखिएगा मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहाँ रखिएगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई कैसे रखेंगे, मोमेंटम की फॉर्म में रख दीजिएगा। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी दे आर इक्वल एंड अपोजिट, और इक्वल है तो इन दोनों को पी और पी कंसिडर कर लिया था, तो रखिएगा पी अल्फ़ा की जगह भी पी रखिएगा, पी डी की जगह भी पी रखिएगा, तो ये तो पी स्क्वेयर हो जाएंगे, नीचे से 2 भी आपका कॉमन हो जाएगा। तो अगर आपका ये कॉमन आ गया तो कुछ ऐसा नहीं लिख देंगे हम कि पी स्क्वेयर बाई 2 और ये सारी चीज़ आप यहाँ ले आए क्यू के साथ, तो ये आपके पास एलसीएम ले लिया आपने, एम अल्फ़ा एम डी नीचे एलसीएम आ जाएगा, और ये रहा आपका एम अल्फ़ा प्लस में एम डी। तो एलसीएम लीजिए, पी स्क्वेयर यहाँ रखिएगा, पी स्क्वेयर यहाँ रखिएगा और कॉमन निकाल दीजिए, एंड दिस इज़ योर क्यू। ये क्यू की इक्वली था, क्यू इज़ प्रोवाइडिंग काइनेटिक एनर्जी टू अल्फा पार्टिकल एंड क्यू इज़ प्रोवाइडिंग द काइनेटिक एनर्जी टू योर डॉटर न्यूक्लियाई। तो खड़े नहीं रहेंगे ये, और खड़े क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब निकलेंगे तो धक्का मार के, जब एक्स के न्यूक्लियस में से कोई चीज़ निकलेगी तो उसको कोई ना कोई एनर्जी धक्का मार के बाहर निकाल रही होगी, तो थोड़ी सी मोशन होगी। वो मोशन सेम डायरेक्शन में निकलेंगे अल्फ़ा पार्टिकल या डॉटर न्यूक्लियाई, वो कौन डिसाइड करेगा, वो आपका एक्स न्यूक्लियस डिसाइड करेगा। अगर वो रेस्ट में है तो दोनों का मोशन जो है एक दूसरे को कैंसिल करना चाहिए, दोनों का मोमेंटम एक दूसरे को कैंसिल करेगा ही करेगा। तो मैथमेटिकली देखिएगा, हमने यहाँ पर पी स्क्वेयर बाई 2 को एक साइड रख लिया, और जो हमारा दूसरा था मासेस का रिलेशन वो हम क्यू की तरफ ले आए, तो ये आ गया आपके पास। अब हमने तो बात की थी कि हम तो काइनेटिक्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स देखना चाह रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल देखना चाह रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल यही तो था आपका पी अल्फ़ा का स्क्वायर, पी अल्फ़ा को आपने पी मान लिया था, नीचे 2m अल्फ़ा आना था, तो यही है आपका। अब ये देखिए पी स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू तो अब आपको पता चल गई ना, तो पी स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, नीचे m अल्फ़ा से डिवाइड करवा दीजिए, तो ये हमने करवा दिया। m अल्फ़ा से m अल्फ़ा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दिस इज़ योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ, किसकी निकाल दिया आपने, अल्फ़ा पार्टिकल। तो ये देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, टोटल एनर्जी को मल्टीप्लाई करवाया आपने डॉटर न्यूक्लियस के मास से, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द मास ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल एंड डॉटर न्यूक्लियस। तो डॉटर न्यूक्लियस प्लस अल्फ़ा पार्टिकल, ये आपके पास टोटल मास आ चुका है। सिमिलरली कोई अगर आपसे ये पूछ ले कि नहीं डॉटर न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी बताइए, तो इस फॉर्मूले में आपको पता है क्या चेंज करना है, इसके जगह के अल्फ़ा की जगह के डी रखिएगा, और पी अल्फ़ा पी डी तुम्हें पता पी अल्फ़ा ही था, तो पी स्क्वायर ये रहेगा ही रहेगा, इसके साथ कोई छेड़खानी मत कीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, 2m अल्फ़ा की जगह md आ जाएगा, तो यहाँ kd आ गया, तो यहाँ md कीजिएगा। अब की बार md से md कैंसिल हो जाएगा, और फॉर्मूला आपका बिल्कुल ऐसा ही नहीं आ गया, सिमिलर टू दिस। ऊपर वाले में आपका अल्फ़ा कैंसिल हुआ था, यहाँ पर अब की बार डी कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास क्या आ गई है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। तो देखिए अगर आपको डॉटर न्यूक्लियस का मास पता हो, और अगर आपको अल्फ़ा पार्टिकल का मास पता हो, पता क्यों नहीं होगा, पता भी होगा, 4 न्यूक्लियॉन्स ही तो हैं। अगर आपको ये भी पता हो कि कितना लॉस बाइंडिंग एनर्जी का हुआ है, या रेस्ट मास एनर्जी में कितना डिफरेंस है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट साइड्स, इसका मतलब क्यू की वैल्यू नोन है। तो क्यू की वैल्यू पहले ही मैं आपको बता चुकी कि 4 मेगा इलेक्ट्रॉन से लेकर 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की होगी, तो क्यू की वैल्यू 4, 5, 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख सकते हैं आप, इतनी होगी, 4 से कम नहीं होनी और 9 या 10 से ज़्यादा नहीं होगी। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि जो एक्स था पेरेंट न्यूक्लियाई था, उसका एटॉमिक मास नंबर ये था, क्या डॉटर न्यूक्लियस का मास नंबर पता होगा, 4 ही तो कम करने, 4 न्यूक्लियन ही तो घटाए थे हमने एक्स में से, तभी तो वाई मिला था, तो ये -4 कीजिएगा। एम अल्फ़ा का जो आपका एटॉमिक मास नंबर है वो 4 है, 2 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है। तो अब यहाँ अगर आप एम डी की जगह ये -4 और एम अल्फ़ा की जगह 4 रख दें, तो रखिएगा के अल्फ़ा के अंदर ये रहा आपका के अल्फ़ा, एम डी की जगह रखिएगा ये -4,
एम अल्फ़ा की जगह 4 रखिए, एम डी की जगह फिर क्या रखिएगा A-4। कैलकुलेट कीजिए कि अल्फ़ा आपका एटॉमिक मास नंबर की फॉर्म में आ जाएगा, Q इज़ इक्वल टू A-4 डिवाइडेड बाई A, या फिर आप इसे डिवाइड करके ये रिलेशन भी लिख सकते हैं, Q इज़ इक्वल टू 1-4A। देखिए और ईजी हो गया है। अगर आपको X यानी कि पेरेंट न्यूक्लियाई का एटॉमिक मास नंबर पता है, Q की वैल्यू 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की है, तो 5-6 आपको कुछ भी दे रखी होगी, तो आप किसकी एनर्जी निकाल जाएंगे? आप अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जी यहाँ निकाल जाएंगे। तो एक एग्जांपल देखिएगा कि अगर हमने बात की थी कि अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास नंबर 210 के करीब हो तो आपका वो न्यूक्लियस क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि अप्रॉक्सीमेट ए इज़ इक्वल टू 200 है, तो कंसिडर कर लीजिए 200 लेने का लॉजिक सिर्फ ये है कि वो 4 से कैंसिल आउट बॉडी ईजिली हो जाएगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें ले लीजिए ना जो मैथमेटिकली कैलकुलेशन को ईजी बना दें। अगर एग्जाम्पल ही लेना है तो हमने एक ही जगह 200 ले लिया, तो के अल्फ़ा का फॉर्मूला आपको पता ही है, तो Q इज़ इक्वल टू 1-4/200 हो गया। आप कैंसिल आउट करेंगे 1/50 आ गया। फिर आप सोचिए देखिए 49/50 कितने परसेंट? अप्रॉक्सीमेट 98% किसका? Q का। कौन ले गया? अकेला अल्फ़ा पार्टिकल। तो अगर मैं आपको कह रही हूँ कि 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये एनर्जी, तो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग ही एनर्जी कौन ले जाएगा? के अल्फ़ा, बिकॉज 98% ऑफ द एनर्जी इज़ टेकन बाय द अल्फ़ा पार्टिकल। 2% कहाँ गई? 2% चली गई आपकी डोटर न्यूक्लियस के पास। तो जब ये बात की जाती है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल ज़्यादा होती है डोटर न्यूक्लियाई, बताइए 98% है टोटल एनर्जी का, तो अल्फ़ा पार्टिकल इज़ गोइंग टू बी मूव विद अ लार्ज स्पीड, लार्ज वेलोसिटी, तो इसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो अल्फ़ा पार्टिकल बहुत स्पीड से निकलता है एज़ कम्पेयर टू द डोटर न्यूक्लियाई। तो डोटर न्यूक्लियाई तो यही ऐसा ही लगता है कि रेस्ट में ही रह गया, ये पार्टिकल तो हमें ऐसा ही लगता है कि ये तो रेस्ट में ही रह गया, 2% लिए हुए है, ये 98% है, तो ये बहुत स्पीड से निकलने वाला पार्टिकल है आपका। तो 98% ऑफ द एनर्जी इज़ गोन टू अल्फ़ा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, और जो 2% बच गई थी, तो ये देखिए मेंशन भी कर रखा है, 98% टोटल एनर्जी का अल्फ़ा पार्टिकल बन जाएगी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और 2% आपका कहाँ चला जाएगा? एज चला जाएगा डॉटर न्यूक्लियाइस की काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ द क्यू एनर्जी और द बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज़ अफेक्टिंग और विल शो यू कि आपका अल्फ़ा डिके होगा या नहीं होगा। दूसरा फैक्टर मैंने आपको बताया था कि हाफ लाइफ टाइम इज़ ऑल्सो गोइंग टू डिसाइड वेदर द अल्फ़ा डिके इज़ टेकिंग प्लेस और नॉट। तो अब सोचिएगा अगर हाफ लाइफ टाइम भी बता रहा है, क्यू भी बता रहा है, तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन भी होगा। तो एक फेमस रिलेशन यहाँ पर हम गाइगर एंड न्यूट्रल रिलेशन पढ़ेंगे। वो हमें ये बताएगा कि हाफ लाइफ टाइम का पता हो तो भी अल्फ़ा डी के पता लगा लोगे आप, और अगर आपको क्यू का पता हो तो भी आप क्या पता लगा लोगे? अल्फ़ा डी के होगा या नहीं होगा वो पता लग जाएगा। तो क्यू कितना होना चाहिए? 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। जो बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस है अगर वो हुआ एक्स वाई और अल्फ़ा के बीच में, तो अल्फ़ा डिके की पॉसिबिलिटीज़ होंगी। क्यू का 98% कौन ले जाएगा? अल्फ़ा पार्टिकल ले जाएगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब देखिएगा हाफ लाइफ टाइम, ये फॉर्मूला जो है हम निकाल नहीं रहे, हम सीधा ही पुट कर रहे हैं। n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? t इज इक्वल टू टी टाइम के ऊपर आपके कितने पार्टिकल्स अभी रेडियो एक्टिविटी के अंदर नहीं गए हैं। तो कंसीडर कर लीजिए कि 100 पार्टिकल्स थे हमारे, 100 पार्टिकल्स में से और सारे के सारे रेडियो एक्टिव थे। कब? जब आपने t इज इक्वल टू 0 पर देखा, तो t इज इक्वल टू 0 पर हमने मान लिया 100 पार्टिकल्स हैं, तो एन नोट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपकी रेडियो एक्टिव न्यू मटेरियल को, न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यूरेनियम 238 मानिए, 235 मानिए, तो एन नोट वो पार्टिकल ने जब आपने t इज इक्वल टू 0 पर अभी कोई भी पार्टिकल अंडर डिके नहीं गया है। t टाइम के बाद ये वो पार्टिकल हैं आपके
जो बच गए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिमेन्ड टी टाइम के ऊपर, तो 5 सेकंड के बाद मान लीजिएगा 100 में से आपके 70 बच गए हैं, तो n जो है वो आपका 70 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने आपको बताया 5 मिनट के बाद या 5 सेकंड के बाद ये टी जो है वो ये बताएगा कि 100 पार्टिकल थे, 70 कब तक रह जाएंगे, जब टाइम कितना होगा आपका गिवन टाइम के अंदर। अब लैम्डा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लैम्डा किसको इंडिकेट कर रहा है? लैम्डा ये बता रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है डीके की 1 सेकंड के अंदर फॉर ए पर्टिकुलर न्यूक्लियस। आपको बताया था कि यहाँ पर 100 पार्टिकल हैं, 100 यूरेनियम के एटम्स ले लिया आपने। 100 में से मैं एक को देख रही हूँ, एक को मैंने 1 सेकंड तक देखा, तो क्या चांसेस हैं कि वो डिके होगा या नहीं होगा? वो कौन बताएगा? मुझे लैम्डा बताएगा। तो उस 100 में से एक पार्टिकल की 50% डिके की प्रोबेबिलिटी है, 75% डिके की प्रोबेबिलिटी है, तो 50% है तो लैम्डा की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी आपको पता है कैसे निकालते हैं आप। तो प्रोबेबिलिटी आप एक पार्टिकल की निकाल रहे हैं, पर यूनिट टाइम निकाल रहे हैं। तो 100 में से मैं अगर एक ही पार्टिकल को जज कर रहे हैं कि ये अंडर डिके जाएगा या नहीं जाएगा, कितनी पॉसिबिलिटी है उसकी डिके जाने की, तो लैम्डा उस बात को बताता है। तो व्हाट इज लैम्डा? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके पर यूनिट फॉर ए पर्टिकुलर न्यूक्लियस। तो 100 के 100 की बात नहीं कर रहे आप, 100 में से सिर्फ एक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिएगा टी हाफ क्या होता है। अब आपको एक एग्जांपल यहाँ पर मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि हमने 100 पार्टिकल कंसीडर कर लिए, तो n नॉट तो हो गए 100। कुछ ऐसा टाइम निकालिए, कुछ ऐसा टाइम पता कीजिए अब जब 100 ना रहे वो 50 रह जाएं, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो 50। तो t कौन सा टाइम है? t यहाँ पर रखेंगे ये आप, ये t नहीं रहेगा, t हाफ हो जाएगा। कब? जब n ना हो के n0/2 हो जाएगा। तो जब पार्टिकल्स हाफ डिके हो चुके हों, आधे पार्टिकल आपकी रेडियो एक्टिविटी के अंदर एमिट कर चुके हों या आधे पार्टिकल बच गए हों, बात तो ये सेम ही है। आधा गिलास खाली है या आधा भरा हुआ है, तो हाफ पार्टिकल आपके बच गए हैं, अभी अंडर डिके नहीं गए हैं। एक्स आपके पास 100 थे, एक्स में से 50 वाई में चेंज हो गए, तो बचे कितने? 50 बच गए। तो आपके कितने टाइम बाद बचे वो 50? तो वो टी हाफ रिप्रेजेंट कर रहा है। रखिएगा सारी कैलकुलेशंस, एन नोट से एन नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, e⁻² है, लॉग लीजिएगा तो माइनस लैम्डा टी हाफ बच जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉर्ट आउट करें तो टी हाफ इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा हो जाएगा। नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू रखिएगा, आप जानते हैं 0.693। तो टी हाफ अगर आपको पता है तो आप लैम्डा निकाल जाएंगे कि 1 सेकेंड के एक पार्टिकल पर यूनिट डिके उसकी पर यूनिट टाइम उसकी डिके होने की पॉसिबिलिटीज़ प्रोबेबिलिटी क्या है। तो टी हाफ पता है तो प्रोबेबिलिटी पता लगा जाएगी, और प्रोबेबिलिटी पता है कि एक पार्टिकल प्रोबेबिलिटी उसकी डिके की 1 सेकंड के बाद इतनी है। तो आपको अगर लैम्डा की वैल्यू पता है तो आपको ये भी पता है कि हाफ लाइफ टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियस कितना है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर फिर हम एक प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल की डिके होने की। ये प्रोबेबिलिटी कौन सी है? P is the probability of radioactive nuclei to decay in a dt interval। अब मैं 1 सेकंड की बात नहीं कर रही हूँ, पर यूनिट टाइम नहीं कर रहे हम कह रहे हैं dt टाइम तक देखिए क्या चांसेस हैं उसके डिके होने के। अगर आप 1 सेकंड की बात कर रहे हैं तो ये प्रोबेबिलिटी लैम्डा हो जाएगी, और अगर आप टाइम दे रहे हैं, कुछ टाइम रेंज दे रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी p कहिएगा। तो अब देखिए यही तो रिप्रेजेंट किया हमने, dt को 1 रखिएगा। dt को अगर 1 सेकंड में देख रहे हैं ना पार्टिकल डिके जाएगा या नहीं जाएगा, तो लैम्डा हो जाएगा p। और अगर आप रेंज दे रहे हैं 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 5 मिनट, 10 मिनट, तो अब यहाँ पर कह दीजिएगा दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी। तो p इज़ द प्रोबेबिलिटी फॉर ए डेफिनेट रेंज ऑफ टाइम एंड लैम्डा इज़ द प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम, इट मीन्स 1 सेकंड के लिए। तो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन p एंड लैम्डा। तो ये आपके पास अगर हम p और लैम्डा और dt को थोड़ा सा यहाँ पर इंटर रिलेट करना चाह रहे हैं तो एक मैथमेटिकल स्टेप कीजिएगा। dt कब आएगा? जब आप इस इक्वेशन को, जो आपकी इक्वेशन थी ना, n इज इक्वल टू n नॉट e⁻ लैम्डा t, इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें पता है टाइम के साथ n का नंबर चेंज होगा, टाइम के साथ
जो है आपका डी टी की जगह डी टी भी लिखेंगे आप। एन नॉट कॉन्स्टेंट है, लैम्डा भी आपके पास क्या है, एक डी के कॉन्स्टेंट है, इसको आप डी के कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। लैम्डा चेंज नहीं होता टाइम के साथ, क्योंकि इसके लिए आप टाइम कितना लेते हैं, 1 सेकेंड। जब आपने टाइम भी 1 सेकेंड कर दिया तो लैम्डा की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। डी एन डी टी अब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स coming out per unit time or number of radioactive nuclei undergoing decay। अब सोचिएगा 100 पार्टिकल थे, 100 में से मैं आपको कह रही हूँ कि x 100 थे, वो डिके हो गए, 20 डिके हो गए, तो तुम सोचो अल्फ़ा पार्टिकल कितने निकलेंगे, 20 ही तो निकलेंगे। तो जितने x डिके होंगे उतने ही तो अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होंगे। तो डी एन डी टी अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन को बताए, या डी एन डी टी ये बताए कि पार्टिकल्स अंडर गोइंग रेडियो एक्टिव डीके कितने जा रहे हैं, वन एंड द सेम थिंग। तो डी एन डी टी इट इज़ द नंबर ऑफ एमिटेड पार्टिकल्स, और DNDT can be also the number of radioactive nuclei which is undergoing decay। तो X गायब हो गए कितने वो बता दो, या फिर अल्फ़ा पार्टिकल कितने बन गए आपके वो बता दीजिए। तो DNDT आपको दोनों चीज़ों से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर T इज़ इक्वल टू टी हाफ लाइफ टाइम के बारे में भी पता लगा गए, DNDT क्या होता है हमें वो भी पता चल गया। तो अब सोचिएगा जब टाइम T इज़ इक्वल टू हाफ था तो 50 पार्टिकल ही तो बचे थे, 50 पार्टिकल आपके अल्फ़ा डी के चले गए थे, बचे 50 ही थे आपके। तो DNDT जो एक्टिविटी है ना वो भी आधी रह जाएगी। तो जब हाफ लाइफ टाइम आपके पास टाइम जब हाफ लाइफ टाइम होता है तो रेडियो एक्टिविटी डी एन अपॉन डी टी निकालोगे ना, व्हेन टी इज इक्वल टू हाफ रखिएगा, टी की जगह टी हाफ, देन यू विल गेट कि डी एन डी टी द एक्टिविटी, और जो आपके रेडियो एक्टिविटी है वो जो आपके डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं पार्टिकल्स उनका नंबर भी पर यूनिट टाइम डीके होने का हाफ ही रह जाएगा। अब ये जो है हमारे पास Z वर्सेस Q का ग्राफ हमने यहाँ पर प्लॉट कर रखा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो अगर नेगेटिव आ गई तो डीके नहीं होंगे, एमिशंस नहीं होंगे, और अगर बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव आ रही है, क्यों की वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी से पॉजिटिव आ रही है, बाइंडिंग एनर्जी से हमने क्यों की वैल्यू निकाल ली थी, तो ये क्यों की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। तो इस रेंज में तो एमिशंस नहीं होंगे। क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो गया, तो अब एक्स इज़ इक्वल टू के लिए वाई इज प्लस अल्फ़ा, इसका मतलब क्या हो गया कि रेस्ट मास ऑफ वाई प्लस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू द रेस्ट मास ऑफ एक्स। क्यों होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होगा, वो यहाँ हो जाएगा न्यूक्लियर रिएक्शन, ये पॉसिबिलिटी है न्यूक्लियर रिएक्शन की। तो ये Z के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए बाइंडिंग एनर्जी में Z की वैल्यू पुट करते जाइएगा फॉर्मूले के अंदर, एम्पेरिक जो आपका सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला था उसमें पुट कीजिएगा, तो क्यू की वैल्यू आती जाएंगी। तो ये हमारे पास रिलेशन आता है, ये जो डॉट्स हमने दिखा रखी हैं वो हमने दिखा रखे हैं हमारे एटम्स। तो इस तरह से आपकी बाइंडिंग एनर्जी जो क्यू की वैल्यू है वो वेरी करती है। और इसी रिलेशन से हम यहाँ से क्या निकालेंगे, अगर मैं यहाँ से आपका यहाँ मिला दूँ वाई एक्सिस पे, इधर से आपका एक एलिमेंट यहाँ मिला दिया जाए वाई एक्सिस के ऊपर, तो ये क्या देगा वैल्यू, ये मुझे वैल्यू वही देगा, कौन से वाली, जो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 9 की बात हो रही है। तो देखिए ज़ीरो पर तो होगा नहीं, तो कहाँ पर शुरू हो गया, तो यहाँ पर अगर मेरा शुरू हो रहा है और ये यहाँ तक जा रहा है बस वैल्यू, तो ये जो गैप है आपका ये 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का गैप है। अब तक हम इसी की बात करते आ रहे थे। तो जो गैगर न्यूटन था उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस क्यू का रिलेशन किसके साथ दे दिया, टी हाफ के साथ दे दिया। सोचिएगा जो भी डिसइंटीग्रेशन टाइम या अंडर डीके पार्टिकल जा रहे हैं अगर उनका टाइम कम है जल्दी जाएंगे, टाइम हाफ लाइफ टाइम ज़्यादा है तो वो डिसइंटीग्रेट होने के चांसेस उनके क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो टी इज़ डिसाइडिंग अंडर डीके जाएगा या नहीं जाएगा, अल्फ़ा डीके होगा या नहीं होगा, क्यू इज़ ऑल्सो डिसाइडिंग, तो इस मीन्स देयर इज़ अ रिलेशन इन बिटवीन क्यू एंड टी अल्फ़ा। तो ये रिलेशन किसने दिया, गाइगर न्यूटन ने ये रिलेशन हमें प्रोवाइड करवाया है, और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ये ग्राफ हमारे पास आया है।
तो अब देखिएगा ग्राफ हमने किसके बीच में बनाना है। ग्राफ हमारा बन रहा है लॉग ऑफ टी हाफ के बीच में, क्योंकि यहाँ पर जो टी हाफ की वैल्यू है ना वो 10⁻⁻12 -17 +17 +18 बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आने वाली हैं। इतनी बड़ी वैल्यू आप ग्राफ पे नहीं दिखा सकते। उनको छोटा करने के लिए क्या कर देते हैं, हम लॉग ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लॉग ले लिया, तो लॉग ले लिया हमने, टी हाफ यहाँ पर हमने दिखा दिया। तो आप ये देख रहे हैं टी हाफ 0 भी दिखाया है, नेगेटिव भी दिखाया है, +10 भी दिखा रहे हैं, +20 भी दिखा रहे हैं। और इधर देखिए क्यू की वैल्यू को तो हमने फिक्स कर रखा है, क्यू की वैल्यू हमने 0 दिखाई नहीं, क्योंकि डिके होगा ही नहीं, 4 से नीचे डिके होगा ही नहीं। तो अगर डिके नहीं होगा तो हम 0 दिखा ही नहीं सकते। 4 5 6 से लेकर कहाँ तक दिखाइएगा, 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक दिखाइएगा। अब ये लॉग बेस 10 का यहाँ पर क्या मतलब है, और अगर लॉग बेस 10⁻⁻ हाफ की वैल्यू अगर आप टी कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जब आप कह रहे हैं कि टी हाफ की वैल्यू 10 है तो इसका मतलब आप ले रहे हैं 10⁻10। और जब आप कह रहे हैं कि वैल्यू कितनी है -10 तो इसका मतलब आप कह रहे हैं 10⁻⁻10। तो समझ लीजिएगा, अगर ये -10 आप शो कर रहे हैं तो 10⁻10 शो कर रहे हैं आप। ये 10 अगर आप दिखा रहे हैं तो इसका मतलब है 10⁻10 सेकंड्स में बात कर रहे हैं। और जब आप सेकंड्स में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा, जो 1 ईयर है आप उसके डेज़ बनाइए, मंथ्स बनाइए, मिनट्स बनाइए, फिर सेकंड्स बना दीजिए। तो 1 ईयर अप्रॉक्सीमेट 10⁻7 और 10⁻8 ईयर्स के इक्वल आता है। तो सोचिए, अगर मैं यहाँ आपको ए पॉइंट शो कर रही हूँ और ए पॉइंट पे अप्रोक्सीमेट 20 से थोड़ा सा नीचे है, तो आप इसको 10⁻17 मान लीजिए या 10⁻18 मान लीजिए। तो 10⁻17 या 18 माने बैठे हैं आप, तो आप सोचिएगा, मैं आपको बता रही हूँ 10⁻7 सेकेंड्स के बराबर 1 साल है। तो कितने साल हो गए, 10⁻10 ईयर्स। क्या मतलब हुआ, 100 पार्टिकल थे, 100 पार्टिकल 10⁻10 ईयर्स के बाद 50 रह जाएंगे। इसका मतलब डिके होने के चांसेस बहुत कम हैं हाफ लाइफ टाइम, अगर आप इतना बता रहे हैं। आप इस हाफ लाइफ टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू की वैल्यू देख रहे हैं, दिस इज़ योर क्यू, 4 या 5 के पास में है, अप्रॉक्सीमेट 4 और 5 के बीच में है। तो क्यू की वैल्यू तो 4 और 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हाफ लाइफ टाइम की टाइम देखिएगा, ये तो डिके के अंदर जाने वाला ही नहीं है। अब बी पर आ जाइएगा। बी पर अगर आप देखें तो अप्रोक्सीमेट यहाँ तक आ रहा है, अप्रोक्सीमेट पॉइंट, तो 10⁻8 के करीब मान लो इसको। अगर इसको 10⁻8 के करीब -8 के करीब मानिएगा। 10⁻−8 का मतलब जान रहे हैं आप, 1 माइक्रो सेकेंड से कम, यानी कि 10⁻−6 सेकेंड 1 माइक्रो सेकेंड होती है, और यहाँ पर आप 10⁻−8 सेकेंड्स कह रहे हैं। बी के चांसेस कितने हैं डिके के अंदर जाने के, बहुत ज़्यादा हैं। आपके जो 100 पार्टिकल थे वो 50 रह जाएंगे कितने टाइम के बाद, 0.701 सेकेंड के बाद। तो ये पार्टिकल तो डिके के अंदर जाएगा ही जाएगा। आप इस बी के कॉरस्पॉन्डिंग जब देखेंगे कि आपके क्यू की वैल्यू कितनी है, तो क्यू की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आपकी 8 और 9 के करीब आती है। तो देखिए 5 क्यू की वैल्यू या 4 क्यू की वैल्यू थी तो डिके होने के चांसेस, एमिशन होने के चांसेस थे ही नहीं, क्योंकि हाफ लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा था। और इधर क्या हो गया, आपने थोड़ा सा ही चेंज किया, 5 से 8 ही तो आए हो, या 4 से 8 आए हो, या 5 से 9 ही तो आए हो। 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही तो एनर्जी का चेंज है। आप टाइम का देख रहे हैं कितना बड़ा चेंज आ गया, 10⁻17 से 10⁻−8 सेकेंड के ऊपर हाफ लाइफ टाइम आ गया। इट मीन्स आपकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। थोड़ी सी क्यू की वैल्यू चेंज कीजिए, टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। तो दिस graph or this relation that Q and T are inversely proportional to each other, this is given by Geiger-Newton। तो Geiger-Newton ने हमें ये बता दिया, अगर Q पता है तो भी आपको पता है डिके होगा या नहीं होगा। अब बड़ा इजीली बता देंगे आप कि अगर Q की वैल्यू 4, 5, 6 के करीब है यहाँ पर इस रेंज में, तो सोच लीजिए यहाँ है आप,
तो इसका मतलब डिके होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर क्यू की वैल्यू यहाँ कहीं है तो यहाँ पर आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं डिके के। तो अगर आपको क्यू की वैल्यू ना बताए कोई, सिर्फ आपको हाफ लाइफ टाइम बता दे, तब भी तो आप पता लगा लेंगे कि अल्फ़ा डिके होगा या नहीं होगा, एमिशन होगा या नहीं होगा। सोचिएगा, अगर ये है आपकी हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू तो चांसेस कितने हैं, ना के बराबर। और अगर ये है आपकी टी हाफ की वैल्यू तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं डिके हो जाने के, आपके एक्स के वाई के अंदर जाने के ब्राइट चांसेस हैं। और यहाँ पर आपके पास चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि टी हाफ 10⁻10 ईयर्स के बाद आपके 100 पार्टिकल 50 हो जाएंगे, और यहाँ पर तो 10⁻−8 सेकेंड्स के बाद ही आपके वो 100 पार्टिकल 50 हो जाएंगे। तो दैट इज़ द रिलेशन गिवन बाय द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग दैट टी हाफ इज़ वेरी सेंसिटिव विद द वैल्यू ऑफ क्यू। टी हाफ की सेंसिटिविटी बहुत है क्यू के साथ। क्यू थोड़ा थोड़ा एक एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चेंज हो रहा है, और टी हाफ तो 10⁻10 ईयर्स, 10⁻1 ईयर, फिर उसके बाद मिनट्स के अंदर माइक्रो सेकेंड्स के अंदर के बाद वो नैनो सेकेंड्स में मूव कर जाएगा। तो टी बहुत बड़े बड़े जंप लगा रहा है, जबकि क्यू के जंप बहुत स्मॉल हैं। तो टी हाफ इज़ वेरी सेंसिटिव विद चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ क्यू। तो दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन Geiger given by the Geiger-Newton, and what is the relation? It is a relation between the half-life time of the radioactive nuclei and the Q energy. That is the binding energy difference in between the parent and the daughter and helium nuclei. इसको हम दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं। गाइगर न्यूटन का रिलेशन हर बुक के अंदर अलग अलग तरीके से भी दिया गया है। अब जो क्यू एनर्जी है आपकी, वो क्यू एनर्जी अभी थोड़ी देर पहले हमने काइनेमेटिक्स में देखी थी, इसका 98% अल्फ़ा पार्टिकल को चला जाएगा। तो जब एक एक्स वाई के अंदर डिसोशिएट हो रहा है, डिसइंटीग्रेट कर रहा है, अंडर रेडियो एक्टिव डिके जा रहा है, तो एक्स अगर गायब हो गया, वाई बन गया, तो अल्फ़ा पार्टिकल भी बनेगा ना वहाँ पे। अगर अल्फ़ा पार्टिकल बनेगा तो वहाँ पे तो अल्फ़ा पार्टिकल इस एनर्जी का कितना ले जाएगा, 98%। अगर 98% अल्फ़ा पार्टिकल निकल गया तो वो बहुत दूर तक जाएगा। वो बहुत दूर तक जाएगा तो वो क्या करेगा, उसको आप पता लगा सकते हैं कितनी दूर तक गया। कैसे पता लगाएंगे? यहाँ पर जो है क्या किया गया, उस अल्फ़ा पार्टिकल को एक कंटेनर में डाल दिया गया, और उस कंटेनर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स थे, और वो पार्टिकल आपके पास न्यूट्रल थे, न्यूट्रल गैस एटम्स थे। तो अब हुआ क्या, पार्टिकल आपका निकला, एक्स से आपका अल्फ़ा पार्टिकल निकला, और उसको हमने कहाँ डाल दिया, एक ट्यूब के अंदर हमने डाल दिया। और जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल उस ट्यूब के अंदर एंटर करेगा बाय एमिटिंग फ्रॉम एक्स, इट इज़ गोइंग टू आयनाइज दैट पार्टिकल्स, न्यूट्रल पार्टिकल्स को आयनाइज करता चला जाएगा। कहाँ तक आयनाइज करेगा, जब तक चलेगा, जब तक उसकी काइनेटिक एनर्जी है, जहाँ तक पहुँचेगा। तो क्यू से हम क्या पता लगा सकते हैं, क्यू की वैल्यू हमें पता है, तो क्यू से हमें ये भी तो पता चल जाएगा ना कि अल्फ़ा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी। और अल्फ़ा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, उस गैस चैम्बर के अंदर जिसमें आपने न्यूट्रल गैस डाल रखी थी, न्यूट्रल एटम्स डाल रखे थे, दूर तक, लंबी रेंज तक, लंबे डिस्टेंस तक पार्टिकल वही तो लंबा जाएगा ना जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो रेंज भी अल्फ़ा पार्टिकल की पता लग, अगर हमें लग जाए, तब भी हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, गाइगर न्यूटन रिलेशन को नॉट इन द टर्म्स ऑफ क्यू की टर्म्स में नहीं बताएंगे अब की बार। हम उसको किसकी टर्म्स में बता जाएंगे, अब हम उसको रेंज की टर्म्स में बता जाएंगे कि अल्फ़ा पार्टिकल कितना लंबा चलेगा। तो अब दोबारा समझ लीजिएगा, जो अल्फ़ा पार्टिकल एक्स से एमिट हुआ था, उसको एंटर करवा दिया न्यूट्रल गैस चैम्बर के अंदर, और वो रेंज पता कर ली विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर कि कहाँ तक, कितने डिस्टेंस तक वो क्या करता गया, वो आपके उन न्यूट्रल गैस एटम्स को या न्यूट्रल गैस को आयनाइज करता चला गया। तो जितने डिस्टेंस तक आयनाइज करेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस, उसको क्या कह दिया जाएगा, अल्फ़ा पार्टिकल की रेंज कह दिया जाएगा। तो ये आपकी अल्फ़ा पार्टिकल की रेंज है। लैम्डा इंडिकेट करता है डीके कांस्टेंट को।
तो आप लैम्डा और आर का रिलेशन दीजिए, गाइगर न्यूट्रल तुम्हें पता है। आपने यहाँ पर किसका रिलेशन दिया था, टी हाफ को। क्या आप टी हाफ का रिलेशन लैम्डा के साथ नहीं पता लगा सकते? टी हाफ पता है तो लैम्डा पता है, और क्यू पता है तो काइनेटिक एनर्जी पता है, और काइनेटिक एनर्जी पता है तो रेंज पता है। तो इसको क्यू को तो आप चेंज करवा दीजिए किससे, आर से, और टी हाफ को किससे चेंज करवा दीजिए, लैम्डा से। ध्यान ये भी रखिएगा, यहाँ पर तो रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि क्यू जितना ज़्यादा होगा पार्टिकल उतनी दूर जाएगा, आर उतना ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन टी हाफ और डिके कांस्टेंट में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन था। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ ऐसा तो नहीं आएगा ना। तो ग्राफ आपका कैसा आएगा, ग्राफ आपका इससे बिल्कुल उल्टा आएगा। दिस इज़ द ग्राफ। जब आप टी हाफ की जगह डिके कांस्टेंट ले लेंगे, बेस वही 10 रखिएगा, जब टी हाफ की वैल्यू ज़्यादा है तो लैम्डा की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी। उसके बाद ये रही आपकी रेंज, तो रेंज को भी हमने लॉग की फॉर्म में लिया है। तो ग्राफ इस तरह का इंक्रीजिंग क्यों दिखा रहे हैं, आपको पता है आर अल्फ़ा काइनेटिक एनर्जी आप बढ़ाते जा रहे हैं। ये क्यों दिखाया था एक्स एक्सिस के अलोंग, और यहाँ क्या दिखाया था, टी हाफ। तो वहाँ पर ग्राफ नीचे आ रहा था, यहाँ ग्राफ कैसा चला जाएगा, ऊपर, बिकॉज लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हाफ। तो दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन लैम्डा, दैट इज डिके कांस्टेंट, एंड रेंज। आप डिके कांस्टेंट और रेंज की फॉर्म में दीजिए तो भी गाइगर न्यूटन रिलेशन कहलाएगा, और अगर आप क्यू की फॉर्म में और टी हाफ की फॉर्म में दे रहे हैं तो भी आपका क्या कहलाएगा, ये गाइगर न्यूटन कहलाएगा। तो अभी हमने किसकी बात की थी, रेंज की बात की थी, कि ये रेंज आपके पास है। तो ये रेंज देखिए कैसे निकाली गई थी, ये रेंज हमने कुछ इस तरह से निकाली थी कि जो अल्फ़ा पार्टिकल निकले थे उनकी काइनेटिक एनर्जी थी टी अल्फ़ा। तो टी अल्फ़ा आपकी काइनेटिक एनर्जी थी। तो ये हमारे पास रिलेशन देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया ही था, लेकिन इस रिलेशन में याद कीजिएगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने रेंज बताई थी। लेकिन रेंज तो कौन डिसाइड करेगा, काइनेटिक एनर्जी। तो आप उस रेंज को किससे चेंज करवा सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी से भी तो करवा सकते हैं। ए डैश बी डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दीज आर कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट हैं आपके पास। तो यहाँ पर क्या किया गया, ब्रैग ने किया ये एक्सपेरिमेंट, ब्रैग ने निकाली किसकी, अल्फ़ा पार्टिकल की रेंज। उन्होंने एक आयनाइजेशन चैम्बर लिया, आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर जैसे जैसे अल्फ़ा पार्टिकल को एंटर करवाया गया, जैसे ही वो एक्स में से एमिट हुए, कोई भी न्यूक्लियर डीके हुआ, अल्फ़ा डीके हुआ, तो जैसे ही अल्फ़ा एमिट पार्टिकल एमिट हुए, दे आर अंडर गोइंग मूविंग इनटू द आयनाइजेशन चैम्बर। आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर आयंस प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गए। तो पार्टिकल आयंस कितने प्रोड्यूस हुए पर यूनिट लेंथ, उसको क्या नाम दे दिया गया, उसको कह दिया गया स्पेसिफिक आयनाइजेशन। नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड इन द आयनाइजेशन चैम्बर पर यूनिट लेंथ, यानी कि पर मीटर या पर सेंटीमीटर जितने भी प्रोड्यूस हुए उसको स्पेसिफिक आयनाइजेशन कह दिया गया। जब नंबर ऑफ आयंस को देखा गया विद डिस्टेंस, दैट इज़ द रिलेशन। जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल ने एंटर ली, आयनाइज करवाता चला गया, तो आयंस का नंबर देखिए बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये रहा आपका अल्फ़ा पार्टिकल चला आ रहा है, चला आ रहा है। अल्फ़ा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इसलिए चला आ रहा है, लेकिन इतने कॉलिजन्स करने के बाद अल्फ़ा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या करने वाली है, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो ये वो जगह है जहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल रुकने की कोशिश कर रहा है, या काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है उसकी, या कहीं अल्फ़ा पार्टिकल स्लो डाउन हो गया। जैसे ही इस पॉइंट पे आके अल्फ़ा पार्टिकल इतना डिस्टेंस लंबा मूव कर चुका है, टकरें हो रही हैं, आयनाइजेशन करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ आगे अल्फ़ा पार्टिकल अब स्लो हो गया है, स्लो डाउन हो गया है। स्लो डाउन होते ही आपको यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे पार्टिकल्स के साथ वो इंटरेक्ट करेगा। फास्ट मूविंग पार्टिकल का इंटरेक्शन टाइम इतना नहीं होता, वो इतने आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा जितना कि एक स्लो मूविंग आयंस कोलिजन्स करेगा। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपका जो नंबर ऑफ आयंस प्रोडक्शन है एकदम से बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल स्लो डाउन हो गया है एंड इट इज़ गोइंग टू इंटरेक्ट विद लार्ज नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स इन दैट आयनाइजेशन चैम्बर। तो यहाँ बहुत सारे एकदम से आयंस बनना स्टार्ट हो जाएंगे।
तो ये पॉइंट जिसके ऊपर बहुत सारे आयंस बने हैं, तो यहाँ तक हम इसकी क्या कंसीडर कर लेते हैं, रेंज कंसीडर कर लेते हैं। तो ये जो डेक्स डिस्टेंस है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली द रेंज और द डिस्टेंस कवर्ड बाय द अल्फ़ा पार्टिकल। तो ये वो आर अल्फ़ा है। तो आर अल्फ़ा कौन डिसाइड करेगा, के अल्फ़ा डिसाइड करेगा। तो दिस इज़ अ होल रिलेशन इन बिटवीन द हाफ लाइफ टाइम एंड क्यू। तो ये लेक्चर जो है बहुत लंबा हो गया है। तो अभी इसके बारे में जो अल्फ़ा डीके है, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है, हाउ टनलिंग इफेक्ट इज़ गोइंग टू एक्सप्लेन दिस ओवरऑल अल्फ़ा डीके। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो शायद आपको इतना लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा, बाकी भी समझ में, आपको कुछ भी पॉइंट्स रह गए होंगे तो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरी डाल दीजिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेरीज। ओके, थैंक यू।